हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसा मौसम है? अच्छा, सुहाना। ऋतु परिवर्तन किस वजह से होता है? ऋतु परिवर्तन किस वजह से? पृथ्वी की कौन सी गति? पृथ्वी की घूर्णन गति और उसके झुकाव के कारण होता है। कल हमने देखा था उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात। बात समझ में आई? ठीक है, देखिए ऋतु होती है, परंपरागत ऋतु में कितनी पढ़ी थी हमने? 6। पहली कौन सी? पहली कौन सी? बसंत। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, छठी। देखो, बसंत जो ऋतु होती है इसमें सारे जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां गिराते हैं। ऐसे ऋतु को, इसलिए इस ऋतु को क्या कहते हैं? पतझड़। कौन सी ऋतु को पतझड़ ऋतु के नाम से जानते हैं? बसंत ऋतु को जानते हैं। ऋतु मुख्यतः कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो होती है कौन सी भाई? एक तो कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। और दूसरी कौन सी होती है? ग्रीष्म के बाद में और वर्षा के बाद में। मुख्यतः जो ऋतु होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी? दूसरी और तीसरी। देखो, पहली ऋतु कौन सी है? पहली हम ऋतु पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है एक्चुअल में? कब से कब होती है ये? मार्च से लेकर के जून तक। मार्च से लेकर के जून तक होती है ये। इस ऋतु में होता क्या है बताओ? इस ऋतु में जो सूर्य होता है, ये हमने कल देखा था। कितनी रेखाएं पड़ी थी? 3। कौन कौन सी? कौन कौन सी? देखो, ये है सूर्य। और कौन सी रेखा पे चमक रहा है फिलहाल? कौन सी रेखा पर? सूर्य यहां पे कब आता है? कब आता है? ठीक है, यहां पे, यानी कहने वाले वापस इधर है। कितनी तारीख है? और यहां पर फिर वापस, फिर वापस ये और ये। ठीक है, भारत कहां है? ये है आपका भारत। ये भारत। देखिए अब यहां पे हम कौन से महीनों की बात कर रहे हैं? मार्च से लेकर के। मार्च के महीने में सूर्य कौन सी रेखा पे रहता है? मार्च के महीने में सूर्य कौन सी रेखा पर है? भूमध्य रेखा पे है। अब धीरे धीरे कहां जा रहा है सूर्य? कर्क रेखा की ओर जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है सूर्य। जा रहा है ना, यहां पे जा रहा है। और यहां पे कितनी तारीख को? इसका मतलब ये फिलहाल जो इन महीनों की हम बात कर रहे हैं, इन महीनों में सूर्य की स्थिति कैसी है? उत्तरायण है या दक्षिणायन है? बहुत बढ़िया भाई, सूर्य की स्थिति है उत्तरायण। कौन सी है? उत्तरायण। और उत्तरायण होने के कारण है वो भारत के तापमान में कमी होगी कि वृद्धि होगी? भारत या राजस्थान, एक ही बात मान लो एक बार। भारत के तापमान में क्या दर्ज होगी? यानी तापमान वृद्धि। तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी।
और कहीं कहीं पे तापमान कहां तक पहुंच जाता है, कहां तक है, 48 डिग्री से 50 डिग्री तक। जैसे 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 चूरू है ना, इस बार तो राजस्थान में कई, जैसे फलोदी का भी तापमान 50 डिग्री पहुंचा था, चूरू का भी पहुंचा था, 45 से लेकर 50 तक के तापमान तो बहुत जगहों पर रहा था। तो इस समय सूर्य की स्थिति कैसी है, कहने का मतलब जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होगी तो भारत के तापमान में, और जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होगी तो भारत के तापमान में कमी होगी। अब इस ऋतु में क्या क्या होगा, देखो इतनी तो हमने देख ली बातें, अब इस ऋतु में और क्या क्या होता है वो बातें बताओ आप। इस ऋतु में कौन से महीनों की बात करें, जस्ट अभी पूरी की है हमने। इस ऋतु में होता क्या है, गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं, और गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ये उत्तर का जो विशाल मैदान है वहां पे गर्म हवाएं चलती हैं, उसे क्या कहते हैं, लू। लू किस प्रकार की पवन है, लू किस प्रकार की पवन है। देखो पवन क्या होती है पहले तो ये बताओ, पवन किसे कहते हैं, पवन क्या होती है ये बताओ। हवा क्या होती है, हवा किसे कहते हैं, वायु या हवा, ये गैसों का मिश्रण है। हवा या वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। पवन किसे कहते हैं, पवन क्या, विंड, इंग्लिश में विंड कहते हैं इनको, और इसको एयर कहते हैं। पवन क्या होती है, जब वायु एक निश्चित दिशा में क्या हो जाती है, गतिमान हो जाती है, उस गतिमान हवा को क्या कहते हैं, पवन। पवन होती है 3 प्रकार की। पवन कितने प्रकार की होती है, एक तो ऐसी पवन जो हमेशा एक ही स्थान और एक ही दिशा पे चले, जो एक ही स्थान और एक ही दिशा में चले, वो कौन सी पवन है, स्थायी पवन है। कौन सी पवन है, स्थायी। जो स्थान वही दिशा बदल जाए वो कौन सी, यानी हमेशा एक ही दिशा में चलने लगे और एक ही स्थान पे चले, वो कौन सी पवन, स्थायी पवनें कितनी है, 3 है। एक तो व्यापारिक, एक पछवा और एक ध्रुवी। स्थायी पवनें कितनी है, 3, व्यापारिक, पछवा और ध्रुवी। अर्धस्थायी का मतलब क्या होता है, अर्धस्थायी का मतलब स्थान तो वही है लेकिन पवन ने क्या बदल दी, दिशा बदल दी। इसका मतलब वो कैसी है, अर्धस्थायी, अर्धस्थायी है। और अर्धस्थायी में एक तो आता जल समीर, कल बताई थी ना मैंने आपको, जल समीर और स्थल समीर, एक पर्वत समीर और घाटी समीर। ये कौन सी पवनें हैं। इसके अलावा जो मानसून पवन पढ़ेंगे ना हम आगे, मानसून पवन भी किस प्रकार की पवन है, अर्धस्थायी। और स्थानीय का मतलब किसी स्थान विशेष पर चलने वाली, और ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है गर्म और एक होती है ठंडी, गर्म और ठंडी। अब आपसे पूछे कि इनमें से 3 प्रकार की पवनें हैं, उनमें से ये जो अपनी लू है वो किस प्रकार की पवन है, कौन सी पवन होगी बताओ, स्थानीय पवन है। लू किस प्रकार की पवन है, इसे तापी या ताप लहरी कहते हैं, इसे तापी या ताप लहरी। और इसके कारण है वो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है लोगों की। इस बार भी काफी लोगों की मृत्यु हुई है भारत में लू के कारण। लू है वो मानव के जीवन लेने का एक कारण बन जाती है। लू गर्म है या ठंडी है, और देखो इस समय तेज धूल भरी हवाएं चलती हैं, और उन धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं, आंधी। उन धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं। अब आपसे ये पूछे कि बताओ आंधी चलने का कारण क्या है, आंधी चलने का रीजन क्या है। आपको ये बोले कि बताओ पवन चलती क्यों है, हवा क्यों चलती है, हवा का काम क्या है। तो धरातल का जो सरफेस है, ये धरातल है, इस पर हवा का प्रेशर है,
हवा का क्या है, प्रेशर, जिसको हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर, वायु दाब कहते हैं। हवा के ऊपर धरातल पे हवा का प्रेशर लग रहा है, लग रहा है क्या, कैसे लग रहा है, जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या है, वायुमंडल। देखो यहां देखो आप दूसरे डायग्राम से, ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर क्या है, ये वायुमंडल है। इसका मतलब इस वायु का भार तो पड़ ही रहा है पृथ्वी पे, पड़ रहा है क्या, पड़ रहा है। इस वायु का भार पड़ रहा है और ये वायु का भार ही क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है, एयर प्रेशर कहलाता है। वायुदाब है, उसको मापने की इकाई क्या होती है, मिली बार, है ना। और जो यंत्र होता है उसको कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। अब देखो आप, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का औसत वायुदाब कितना है तो 1013.25 मिलीबार, ये है पृथ्वी का औसत। अब ये हवा का जो प्रेशर है वो एक जैसा रहेगा धरातल पे या अलग अलग रहता है, अलग अलग रहता है। कैसे रहता है, मान लो ये दोनों स्थान है, ये दोनों स्थान है, ये मान लो ये अपना राजस्थान है और ये पंजाब, दो स्टेट है। दोनों का धरातल एक जैसा है क्या, नहीं है। दोनों का तापमान एक जैसा हो सकता है क्या, इसका मतलब देखो कंपेरिजन, यानी झुंझुनू का राजस्थान का तापमान क्या है, ज्यादा, और यहाँ का तापमान, अब यहाँ का तापमान ज्यादा होगा तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होंगी ठंडी होंगी, गर्म, और गर्म होने के बाद जो पवन होती है वो ठंड हल्की हो जाती है। गर्म हवा क्या होती है, हल्की, और हल्की हवा हमेशा क्या करती है, ऊपर उठती है। जैसे ही हवा गर्म होगी ऊपर उठेगी। जैसे आपने संक्रांत के ऊपर जो गुब्बारे होते हैं वो उड़ाए, उड़ाए आपने, पतंग उड़ाने के बाद में शाम को उड़ाते हैं, ऐसे ऊपर जाते हैं, आप ट्रेंड पढ़ा उनका, उड़ाए हैं क्या आपने, उड़ाए। उनमें कौन सी गैस होती है, बोलते क्या है इनको, पता है, नाम पता है क्या उनका, क्या बोलते हैं, पैरासूट। ये पाया करीब बड़ो है वो, तो पैरासूट बोलते हैं उसको। तो आपने दुकान पे जाके क्या कहा, जब लाए थे उड़ाने के लिए तब क्या कहा, आगे ही पड़ा मिलिया हुआ है ना, ये सही है। नाम, नाम क्या है उसका, अरे भाई मैं दिखाऊं तो किस नाम से सर्च मारे, ये तो बताओ। संक्रांत वाले गुब्बारे, नाम भी नहीं पता, बताओ। ऐसे हम राजस्थान के लोग, कई चीजों के नाम नहीं पता, ऐसे ही भाई को दे दे, या फिर और नाम ने तो हमारे पड़ोसी लिखी गई बात चीज दे दे, ऐसे ही है। तो वो गुब्बारा इस प्रकार से होते हैं ना, जैसे ऐसा ही होता है क्या, ये ऊपर से पूरा एक कलर में, कलर इसका शायद ये रहता है, ये रहेगी, ये वाला, इस प्रकार से होता है। ऐसा ही होता है क्या, इसमें कौन सी गैस होती है, इसमें कौन सी गैस होती है, फिर ये ऊपर क्यों जाता है। हाँ देखो, इसमें कोई गैस नहीं होती, जो वायुमंडल में गैस है वही बाहर है। यहाँ पे कुछ लिक्विड लगा होता है, यहाँ पे नीचे तार से बंधे होते हैं, वहां पे कुछ लिक्विड लगा होता है, और उसको जब जलाया जाता है, अब जलाएंगे तो वायुमंडल में कौन सी गैस है, अरे बास तो लगाना हो, गैस कौन सी गैस काम करे, ऑक्सीजन करती है। अब जैसे ही आपको जलाया, उसने जलाते ही उसके संपर्क में क्या आएंगी, गैस, गैसें आएंगी संपर्क में, और गैस आते ही वो गैस क्या होंगी, गर्म। अब गर्म होंगी तो ऊपर जाएंगी, ऊपर से पूरा क्या है, बंद है, पैक है, ऊपर से पैक है पूरा। अब काफी देर के बाद उसमें गर्म गैसें भर गई, अब वो गर्म गैसें हल्की होती हैं, इसलिए उसको क्या लेके जाएंगे, वो ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है कि ये लीकेज होता है और हमें उसका पता नहीं होता है, हम कोशिश करते हैं बार बार उसको ऊपर ले जाने की, लेकिन हम जैसे जलाते हैं वो इधर का वहीं पड़ जाता है। ऐसा होता है, 2-3 बार कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा, क्योंकि ऊपर से क्या है, फटा हुआ है, लीकेज है, तो उसमें कोई गैस, इसका मतलब हल्की गर्म गैस हमेशा क्या करती है,
आप जब रोटी बनाते हो, खाना बनाते हो, तो उसकी गैस की फ्लेम होती है वो ऊपर जाती है एक साइड में जाती है। आपने जब माचिस की तिल्ली जलाई है उसकी फ्लेम कहां जाएगी, क्यों नीचे क्यों नहीं जाती? ग्रेविटी फोर्स तो नीचे लग रहा है, फ्लेम ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि उसके जैसे संपर्क में हवाई आई, वायु क्या होगी, गर्म, और गर्म हवा क्या करके जाएगी, उसको ऊपर ले जाएगी। तो गर्म हवा हमेशा हल्की होती है और हल्की हवा हमेशा ऊपर जाती है। तो यहां देखो क्या हुआ, यहां पर तापमान ज्यादा था, हवाएं क्या हो गई, गर्म, और गर्म होकर हवाएं जब गर्म होकर ऊपर चलती हैं उसको कहते हैं संवहन। क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं इसको। बात समझ में आई? हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठना क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। जब हवाओं का संवहन होता है तो पेड़ का पत्ता नहीं हिलता। हमें हवा चलने का पता कब लगता है? जब पवन क्षैतिज चल रही होती है। जब लंबवत चलती है ना, लंबवत कब चलती है? जब हवा गर्म होगी, गर्म होके ऊपर, तो संवहन होगा, तब हमें पता नहीं लगेगा। हमें तो कब पता लगता है? जब हवा क्षैतिज चलती है। अब देखो, संवहन के कारण उस क्षेत्र की वायु क्या होगी, गर्म होके ऊपर। इसका मतलब यहां का एयर प्रेशर क्या हो गया, हवा का प्रेशर लग रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया। एयर प्रेशर क्या हो गया, कम। अब यहां पे देखो तापमान क्या है, तापमान कम है। इसका मतलब वहां की गैसें क्या है, ठंडी है। गैसें ठंडी है तो ठंडी गैस हमेशा क्या होती है, भारी होती है। ठंडी गैसें भारी, भारी है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, ज्यादा। जैसे देखो आपने देखा होगा, हम दिन में किसी को आवाज लगाते हैं तो कम सुनती है, और नाइट में आवाज लगाते हैं तो ज्यादा सुनता है। ऐसा कैसे? दिन में अगर कोई ना आवाज लगाओ तो कम सुने, और रात ने अगर थोड़ो से भी घरा कोई थोड़ी बहुत भी बात हो रही है तो थोड़ी सारी दूर का आदमी ऐसे लड़ाई हो रही है, चलो गांव में पड़ोस का मैं डीजे बाज जाए सुने को नहीं, लेकिन रात ने अगर तीसरे गांव में डीजे बाज रहे है तो भी पतो लग जाए कौन सो गानों बाज रहे। ऐसा होता है क्या? ऐसा क्यों होता है? निर्वात के कारण। धरातल के नजदीक बहुत निर्वात। निर्वात का मतलब क्या होता है, वो बता रहे हैं तो रटो सही। निर्वात का मतलब क्या होता है भाई? धरातल पे निर्वात हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप क्या सोचते हो कि मतलब इस कमरे को बंद कर लेंगे निर्वात हो जाएगा? मतलब ही नहीं है। निर्वात यहां पे बनाया जा सकता है अपने आप ही, नहीं हो सकता। तो ये बात नहीं है। क्या कारण है कि दिन में बोली हुई आवाज है वो कम सुनती है, और रात को बोली हुई आवाज है वो ज्यादा सुनती है? ऐसा कैसे? देखो दिन के अंदर है ना वायुमंडल फैलता है। दिन में जब सूर्य का प्रकाश रहता है तो तापमान ज्यादा होने से गैसें क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, और गर्म गैसें क्या होती हैं, हल्की, और हल्की होगी तो वायुमंडल क्या होगा, फैलेगा। दिन में वायुमंडल क्या होता है, फैलता है, क्योंकि गैसें गर्म होकर के फैली हुई रहती हैं। रात के समय तापमान कम होता है तो गैसें क्या हुई, ठंडी, और ठंडी गैस क्या होती है, भारी होती है, इसलिए वो धरातल के चिपकी रहती है। यानी रात के समय वायुदाब क्या होता है, ज्यादा, और दिन के समय क्या होता है, जब आप बोलते हो तो ध्वनि दिन के समय ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गति करती है और रात के समय एकदम धरातल के पास में गति करती है। इसलिए हम दिन में आवाज लगाते हैं तो कम सुनती है, रात में आवाज लगाते हैं तो ज्यादा सुनती है, क्योंकि रात के समय वायुदाब क्या होता है, ज्यादा। इसका मतलब यह समझ में आया कि धरातल पे, कहां पे, धरातल पे तापमान और वायुदाब का क्या संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। समझ में आ रही है क्या बात? तापमान बढ़ा वायुदाब, तापमान कम हुआ वायुदाब। अब बताओ धरातल पे पवन का काम क्या है? पवन का काम यह है कि जो असमान वायुदाब है, असमान वायुदाब उसको क्या करना है, समान करना है। अब यहां पर जो हवाएं ऊपर गई थी उनकी पूर्ति कौन करेगा, यहां से हवाएं चलेंगी। जैसे मान लो थैली होती है उसमें आपने पानी डाल लिया, बड़ी थैली है, अब बड़ी थैली में एक तरफ पानी ज्यादा है एक तरफ पानी कम है। अब आप ज्यादा पानी को दबाओगे तो वो कहां जाएगा, जहां पे कम है उस साइड में जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहां पर जब आप दबाव लगेगा तो ये पवनें किधर निकल के चलेंगी,
इस साइड में, और होगा कि नहीं होगा? जैसे दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन करो इसको कि दो स्थान है, एक तरफ हवा का दबाव ज्यादा है, एक तरफ हवा का दबाव कम है। अब यहां से दबाव लगे तो वो पवनें किधर आएंगी? इधर से इधर। इसका मतलब पवन कैसे चलती है? उच्च वायुदाब से। अब मान लो राजस्थान में तापमान क्या है? ज्यादा है, दोपहर के समय तापमान बढ़ गया और क्या हुआ? संवन हुआ। ऐसा होता है दोपहर के समय, जब ऐसा लगता है कि बाहर हवा बंद हो रखी है, वो बंद नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हो रहा है? हाँ, कभी बहुत बार ऐसा होता है बाहर की हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, इसका मतलब उस समय क्या हो रहा है? संवन हो रहा है। संवन होने से वहां का एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। अब मान लो पंजाब में तापमान कम है तो वहां का एयर प्रेशर क्या है? अब ये हवाएं कहां से कहां चलेंगी? और जितना वायुदाब कम होगा उतनी हवा की गति क्या होगी? तेज। जितना वायुदाब कम, हवा की गति तेज। अब मान लो राजस्थान में अगर तेज हवाएं आ रही हैं तो उसके साथ में क्या आएगी? बताओ क्या आएगी? मिट्टी आएगी। बताओ आएगी कि नहीं आएगी? भाई मिट्टी है तो मिट्टी आएगी, और वो धूल भरी साथ में मिट्टी आ जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं। बात समझ में आई? आंधी क्या होती है? आंधी क्या होती है भाई? धूल भरी, तेज धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? धूल भरी हवाओं को आंधी कहते हैं। अब आपसे पूछे भाई आंधी चलने का रीजन क्या है? आंधी चलने का कारण क्या है? अरे सीधा ही बता दो। आंधी चलने का मेन रीजन क्या है? संवन। और संवन आपकी सारी बातों को परिभाषित कर देगा। संवन ऐसे नहीं होता, जब तापमान बढ़ेगा तभी हवाएं क्या होंगी? गर्म। गर्म होंगी, गर्म होके हल्की होंगी तभी क्या करेंगी? ऊपर जाएंगी। तो संवहन कारण के कारण क्या चलती है? आंधी। अब हम राजस्थान में आंधियों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधी कहां आती है भाई? राजस्थान में सर्वाधिक आंधी बताओ कहां पे? गंगानगर में आती है। और गंगानगर में आंधियां कितने दिन आती हैं? 27 दिन। गंगानगर में आंधी कितने दिन है? 27 दिन। उसके बाद में नंबर किसका आता है? हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ में आंधी आती है 24 दिन। कितने दिन है? उसके बाद में बीकानेर में, बीकानेर में आती है 18 दिन। उसके बाद में जैसलमेर, जैसलमेर में 16 दिन। उसके बाद में जोधपुर, जोधपुर है पहले चूरू, चूरू में आती है 12 से 13 दिन। फिर जोधपुर 7 से 8 दिन। फिर जयपुर 5 से 6 दिन। और फिर कोटा 5 दिन। और फिर झालावाड़ 3 दिन। क्या हुआ? अपने आती है ना 3 से 4। इस बार तो आई नहीं आंधी, एक बार आई थी शायद, 2 बार आ गई क्या? हाँ, तो 3 से 4 बार आती है औसतन। ये ऐसे एक साल के नहीं काउंट होती, औसतन निकला जाता है कि किस बार कितनी आई। दिन का मतलब समझते हो क्या? जैसे एक बार वो काली पीली आती है ना इधर वाली, सुबह सुबह, कभी तो सुबह सुबह कभी शाम को काली पीली आती है, वो एक बार काउंट होती है। 2 बार ऐसे करके गंगानगर में कितने दिन आती है क्या भाई? गंगानगर से, हनुमानगढ़ से। आज ही पता लगा है? बीकानेर में आती है, आती है बीकानेर में तो आती है। ऐसी राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहां आती हैं और सबसे कम कहां आती हैं? सबसे कम कहां आती हैं? गंगानगर में आने का रीजन क्या है? वही रीजन है, देखो जैसे ये राजस्थान है अपना इस प्रकार से, ठीक है, और यहां पे थार का मरुस्थल है, और यहां पंजाब के साइड में थोड़ा सा भाग है वो जलोढ़ मिट्टी का आ जाता है, और वहां पे तापमान इतना ज्यादा बढ़ नहीं पाता है, इसलिए यहां का तापमान क्या रहता है? कम। और इस साइड का तापमान क्या हो जाता है? अब जैसे जैसे यहां से आंधी आएगी ना, उसकी गति इधर इधर जाती, देखो इधर मिट्टी कौन सी आ जाएगी धीरे धीरे? कौन सी मिट्टी आएगी? जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी आएगी, तापमान धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कम होता जाएगा, वैसे वैसे आंधी
कम हो जाएंगी। राजस्थान में आंधियां कैसे कम होती हैं? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कम होती हैं। राजस्थान में वर्षा कैसे कम होती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम कम होती है। तो बताओ आंधी समझ में आई कि नहीं आई? आंधी वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? राजस्थान में आंधी चलने का रीजन क्या है? अब एक तो ये तो होगी आंधी, एक होता है, ये बताओ पहले तो ये क्या होता है? चक्रवात क्या होता है? साइक्लोन कहते हैं इंग्लिश में इसको। चक्रवात क्या होता है? केंद्र में वायुदाब कम होता है। और तो फिर आगे बताओ, पूरी बात बताओ। चक्रवात क्या होता है? पहले तो चक्रवात का शाब्दिक अर्थ बताओ क्या होता है? चक्रवात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हवाओं का चक्कर। हवाओं का, अब हवाएं चक्कर में कैसे होंगी देखो आप, जैसे मान लो ये इन्हीं चक्रवातों को अपने राजस्थान में क्या कहते हैं? हाँ, तो बम्बूला यही होता है, देख लेना साथ में। ये बम्बूलिया क्या होता है? बम्बूलिया किसे कहते हैं बताओ? बम्बूलिया होता है वो भूत होता है। बम्बूलिया क्या होता है? जो कानी देखने से नजदीक आता है, चप्पल दिखाने से, यही होता है क्या? बम्बूलिया भूत होता है। देखो बम्बूलिया कैसे आता है, थोड़ा सा पानी। आप बता सकते हो कि बम्बूलिया क्या होता है? ठीक है, ठीक। पानी पात पियो दे, आराम करो, ठीक हो रहे पे अभी ज्यादा। देखो बम्बूलिया कैसे आता है, जैसे मान लो हम यहां बम्बूलिया ले आए क्या? जैसे मान लो झुंझुनू में बम्बूलिया लाना है, यहां क्या ला के आना है आपको? यहां बम्बूलिया कैसे आएगा? झुंझुनू के आसपास के दो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे यहां कौन सा जिला है? ये कौन सा है? सीकर। ये है सीकर। और बताओ कौन कौन से हैं? इधर की साइड में चूरू, इधर की साइड में नीम का थाना, नीम का थाना, और एक बीच में इधर कर देता हूं मैं जयपुर। जयपुर थोड़ा सा और घुमा देता हूं। ये 4 साइड बनाई है मैंने। अब ये सपोज करो कि झुंझुनू का धरातल ऐसा है कि यहां का तापमान है वो गर्मियों में बढ़ गया, यानी यहां का तापमान क्या हो गया? बढ़ गया। अब यहां का तापमान बढ़ा और बाकी स्थान है ना, वहां का तापमान क्या है? झुंझुनू की अपेक्षा कम है। अब बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था धरातल पे तापमान और वायुदाब का विपरीत संबंध होता है। तो यहां पे जब तापमान कम है तो वायुदाब क्या होगा? ज्यादा। यहां पर भी वायुदाब, अब बताओ थोड़ी देर पहले जब हमने आंधी चलाई थी उस समय तो हवाएं सिर्फ एक दिशा से आ रही थी। अब यहां पे कंडीशन क्या होगी? यहां पे निम्न वायुदाब है, एयर प्रेशर कम है, और चारों ओर क्या है? उच्च वायुदाब। अब पवनें कैसे चलेंगी बताओ? चूरू से पवन किधर चलेंगी? इधर आएंगी देखो। और यहां से सीकर से भी, नीम के थाने से भी, और जयपुर से भी सभी हवाएं किधर आ रही हैं? अब बताओ सभी हवाएं जब एक जगह इकट्ठी होंगी तो सारी हवाएं जैसे टकराएंगी, टकराने से क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? सर्किल बनेगा। ऐसे हवाएं राउंड में घूमेंगी और उसी को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। अब चक्रवात में हवाएं कैसे चल रही है? ये बाहर परिधि है, बीच में क्या है? परिधि से केंद्र की ओर चलेंगी। अब अगर ऐसी कंडीशन, अब मान लो यहां पे हवाओं का क्या बना है? सर्किल बना है।
अब मैं ये पूछ रहा हूं कि हवाएं ऐसे घूमेंगी या फिर ऐसे घूमेंगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी है एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन ए तो है क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी है एंटी क्लॉकवाइज। ए या बी? देखो मैं बताता हूं आपको, जब भी पृथ्वी पर चक्रवात आते हैं ना, तो पृथ्वी के दो गोलार्ध हैं। पृथ्वी के कितने गोलार्ध हैं? अगर कोई चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, कौन से गोलार्ध में? तो ये हवाएं कैसे चलेंगी? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा कैसी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है? ये बातें आप याद रखोगे। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा क्लॉकवाइज। अब ये देखो, जब चक्रवात ऐसी कंडीशन पानी में बने, कहां बने? पानी में बने, यानी पानी में वायु का भंवर बन जाएगा, तो क्या होगा भाई? पानी है वो हवा गर्म होगी और उससे वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण जानते हो? जैसे मान लो ये कंडीशन कहां बन गई? पानी के अंदर बन गई, तो क्या होगा? पानी गर्म होगा ऐसे, और उससे क्या होगा? वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण होके ऊपर क्या बनेंगे? और वो बादल कहीं जाके क्या कर देंगे? कौन सी वर्षा हो जाएगी? चक्रवातीय वर्षा। समझ रहे हो आप? वाष्पीकरण हुआ, बादल बने, बादल जाके कहीं पे वर्षा। जैसे मावठ होती है ना अपनी, हम आगे पढ़ेंगे मावठ के बारे में पूरी बातें। मावठ एक किस प्रकार की वर्षा है? चक्रवातीय वर्षा है। मावठ कौन सी वर्षा है? चक्रवातीय वर्षा। अब राजस्थान में अगर ऐसी कंडीशन हो तो बताओ वर्षा आने की संभावना? भाई ये भंवर अगर राजस्थान में बने, पश्चिमी राजस्थान में बन जाए, तो पानी तो है नहीं, क्या है? मिट्टी है, क्या आएगी? आंधी। कैसी आंधी? तो अलग है, क्या आएगा? ऐसी कंडीशन। तो ऐसे वायु के भंवर जो पश्चिमी राजस्थान में बनते हैं या थार के मरुस्थल साइड में बनते हैं, उन्हीं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसका मतलब बम्बुड़िया एक क्या है? चक्रवात है। कभी भी आप बम्बुड़िया को देखोगे ना, अब देखो हुआ क्या यहाँ पे जो चक्कर बना है इस प्रकार से, ये क्या बना है? सर्किल बना है। अब क्या ये सर्किल एक रास्ते सीधा सीधा जा सकता है क्या? भाई जैसे सर्किल बना है तो ये कह देगा भाई साइड में रास्ते दे दो, मुझे जाना है, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे मान लो इधर वाली हवा में अगर गति ज्यादा है तो इसको एक बार इधर धक्का देगी, उस राउंड को इधर लेके जाएगी, और फिर ये नीम का थाना वाली कहेगी नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलना, ये इधर से इसको धक्का देगी, फिर ये वाले इसको धक्का देगी, ये वाले इसको धक्का देगी। देखो कभी बम्बुड़ियों को आपने रास्ते देकर जाते देखा है क्या? वो ऐसे ही तो होता है, ऐसे राउंड लेकर के खत्म भी होता है। जब वायुदाब सही हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? खत्म। कभी आपने रात में कभी बम्बुड़िया देखा है क्या? नहीं देखा। कभी सर्दियों में बम्बुड़िया देखा है क्या? नहीं देखा। अब बम्बुड़िया आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो कब आते हैं? या तो मार्च अप्रैल में आते हैं या फिर सितंबर अक्टूबर में आते हैं, जब हम लावणी कर रहे होते हैं, जब हमारे न्याणिये होते हैं। न्याणिया जानो दे, न जानो तो भाई बता दे। मूंग वगैरह जो उपाड़ते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, वो न्याणिया कहलाता है। और ग्वार को ऐसे इस प्रकार से रखते हैं क्रोस में, वो कहलाती है जेट। और एक है जेट स्ट्रीम। ये क्या है? एक तो जेट है और एक जेट स्ट्रीम है। क्या है ये? देखो जेट स्ट्रीम तो एक पवन है जो वायुमंडल की कौन सी परत में? क्षोभ मंडल में चलती है, पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व चलती है, तेज गति से चलने वाली हवा है, उसको तो कहते हैं जेट स्ट्रीम। और ये क्या है? जेट। जब हम लावणी कर रहे होते हैं, और मार्च अप्रैल के महीने में बम्बुड़ी ज्यादा क्यों आते हैं? कभी सुबह सुबह बम्बुड़ी आड़ो देखोगे, दोपहर में हुआ है, मैं बताया ना बम्बुड़ियों भूत हुआ है, दोपहर में आता है। बताओ आता है कि नहीं आता? क्यों भाई ऐसा क्यों कि दोपहर में बम्बुड़ी आए? उस समय टेम्परेचर ज्यादा होता है। रही बात ऐसी कि मार्च अप्रैल और सितंबर में क्यों आते हैं? क्योंकि उस समय तापमान बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है। तो स्थान है वो, कोई स्थान ऐसा जल्दी गर्म हो जाता है, कोई स्थान है धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए तापांतर क्या पाया जाता है? ज्यादा। धरातल के तापमान में ज्यादा अंतर मिलता है। कभी आपका अगर खेत है वो पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी से है, ताली जिसको बोलते हैं, वो ताली है आपके खेत में, बम्बोड़ी आने की संभावना कम है। आपके खेत में एक साइड में क्या है?
एक साइड में बालू मिट्टी है और एक साइड में कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। ऐसा नहीं है कि मान लो थारगन खेत ही 5 बीघा है तो तेवड़ बम्बुड़ियो बनाओगा थोड़ी। ऐसे इमेजिन मत करना भाई, अगर आपका खेत छोटा है तो आप सोचोगे भाई इस साइड में क्या उगो, ऐसा नहीं है। बड़े क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। बालू मिट्टी है वो जल्दी से क्या हो जाती है, गर्म, और जलोढ़ मिट्टी के कण बारीक होते हैं वो धीरे धीरे गर्म होती है। इसका मतलब बालू मिट्टी का तापमान ज्यादा और जलोढ़ मिट्टी का तापमान, वायु दाब ज्यादा किसका है, जलोढ़ मिट्टी का, और बालू मिट्टी का कम, इसलिए वहां पे हवाएं आती हैं, टकराती है, थोड़ी देर बाद में लुप्त हो जाती है। तो बम्बुड़ा क्या है, बम्बुड़ा एक प्रकार का चक्रवात। पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी भारत में वायु के भंवर बनते हैं, उन भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बम्बुड़िया कहते हैं। बताओ आंधी, लू, बम्बुड़िया तीनों समझ में आए कि नहीं आए। ऐसे बम्बुड़े होते हैं, अगर पानी में आ जाएंगे तो क्या लाएंगे, सुनामी अलग होती है। सुनामी एक अलग चीज है, सुनामी और चक्रवात में अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। सुनामी फिर कभी बताएंगे आपको, अभी आप चक्रवात पे ध्यान दो। तीनों चीजें क्लियर हुई क्या। कौन सी ऋतु पढ़ रहे हैं, कौन सी ऋतु, और देखो और क्या होता है इसमें। इस ऋतु में स्थानीय तूफान उठते हैं, स्थानीय तूफान, और इन स्थानीय तूफानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत में इन तूफानों से वर्षा होती है, उसे कहते हैं नॉर्वेस्टर। ये नाम सुने क्या आपने, नॉर्वेस्टर। असम, असम में इसको कहते हैं बारडोली की छीड़ा, बारडोली की छीड़ा। पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल में ये जो वर्षा होती है वो चावल की फसल के लिए अच्छी होती है, इसको कहते हैं काल वैसाखी, काल वैसाखी। कौन सी ऋतु के तूफान है ये, वज्र तूफान बोलते हैं इनको, क्या कहते हैं, वज्र तूफान। ऐसे प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान कहां आते हैं, जयपुर में आते हैं। सर्वाधिक वज्र तूफान कहां पे, उसके बाद में झालावाड़ में। तो ये स्थानीय तूफानों से वर्षा हो रही है, उसके अलग अलग नाम हैं। और देखो केरल कर्नाटक में, केरल कर्नाटक, इसे कहते हैं फूलों की बौछार, फूलों की बौछार। और देखो दक्षिणी भारत में, केरल कर्नाटक तमिलनाडु, दक्षिणी भारत में आम्र वर्षा, कौन सी वर्षा, आम्र वर्षा कहते हैं इसको। और अकेले कर्नाटक में इसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम। ठीक है, अब बात कर लें अपने किसकी बात करें, राजस्थान की। राजस्थान में इस वर्षा को कहते हैं दोगड़ा, राजस्थान में इसको क्या कहते हैं भाई, और शेखावाटी में इसको कहते हैं सूंटा। व्हाट इज सूंटा, सुन तो जानो ने, सूंटा आते ही सांग चेहरा पर इतनी देर से या मुरझाए बैठ रहा, सूंटा आते ही सबके चिकान खड़े हो गए, हाँ अब की बार आई बात काम की। ये सूंटा है, एक होता है खूंटा। सूंटे और खूंटे में क्या अंतर है, एक तो किसी वस्तु को बांध के रखता है, एक किसी वस्तु को खोल के रखता है, फुला देता है, हाँ बंधी हुई चीज को ही तुड़वा देता है, सूंटा आते हैं इसे। देखो उत्तरी पूर्वी भारत में इसका नाम है नॉर्वेस्टर। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय तूफान आते हैं, इसे वज्र तूफान कहते हैं, और भारत में इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में कालवे, कर्नाटक में, केरल में कौवे की फसल होती है और उसके फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो फूलों की दक्षिणी भारत में अम्र वर्षा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम हैं वो ऊपर से आम गिरते हैं। मजे ही मजे हैं मान लो।
आम पढ़ते हैं, बारिश के साथ आम, लंगड़िया, पानी, आम आम। ये बताओ, आम है वो ज्यादातर कहाँ है? दक्षिणी भारत में है। और आम की फसल होती है, उसके लिए ये वर्षा अच्छी होती है। कैसे? आम इस वर्षा के बाद में पकने लग जाते हैं और पके हुए आम हैं वो झड़ जाते हैं। जैसे आपने खेत में काकड़ी हुआ, जय तानिया पूछा है कि आम को पेड़ और कैरी को पेड़ एक हुआ है अलग हुआ है? आम को और कैरी को पेड़ दोनों क्यों हुए? अलग अलग हुए। कैरी कभी आम नहीं बनती, कैरी कभी आम नहीं बनती, जिस प्रकार से काचरा कभी काकड़िया कौन बन जा बाको डोली आम जाए को जाए, बल्कि कौन बने ठड्डो थोड़ी है यहाँ कोई। ऐसे तो कई कई काचरे भी काकड़िया बन जाते हैं क्या? रंग तो उसका हो ही जाता है भाई, काचरा होता है, रंग कैसा हो जाता है? काकड़िया चाहे को जा, स्वाद भी थोड़ो कहे को है, लेकिन वो काकड़िया थोड़ी है तो वो काचरा का काचरा ही वो रहेगी। तो जैसे हम बच्चे थे तो घर में कैरी आती थी तो हम क्या करते थे, एक कैरी लेकर के बाजरे की बोरी में क्या बनेगी? आम बने। आम नहीं थी वो कैरी पक गई, थोड़ा थोड़ा स्वाद किसका दे दिया? आम का दे दिया। ये सारे काम आपके किए हुए हैं शायद, है ना? हाँ, ऐसे काम किए तो आपने अपनी बचपन है वो अच्छी तरीके से जिया है। आजकल ये चीजें नहीं रही है, पहले वाली चीजें अलग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपने काचरे की बेल और काकड़ी की बेल अलग अलग हुआ, वहीं बड़े कैरी का और आम का पेड़ अलग अलग। और आम के पेड़ों की पकाने में सहायक कौन सी वर्षा है? कौन सी वर्षा है? ये वर्षा है, इसको कहते हैं इसलिए अमर वर्षा कहते हैं। और राजस्थान में इसका नाम क्या है? दोगड़ा। और अपने शेखावाटी एरिया में इसको क्या कहा जाता है? सूंता कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्षा होती है इसमें ओलावृष्टि कम होती है ज्यादा होती है? इस वर्षा में, इसी वर्षा को प्री मानसून की वर्षा भी कहते हैं। इस वर्षा को क्या कहते हैं? प्री मानसून। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? प्री मानसून। और प्री मानसून की वर्षा को राजस्थान में क्या कहते हैं? दोगड़ा। प्रश्न आएगा ऐसे, प्री मानसून की वर्षा को राजस्थान में क्या कहते हैं? दोगड़ा। इस ऋतु में ये इस जो वर्षा हो रही है इसमें ओलावृष्टि क्या होती है? ज्यादा होती है। अब ओलावृष्टि, ओले ज्यादा पड़ते हैं इसमें जब हम लावनी कर रहे होते हैं। कौन सी फसल की? अरे मार्च अप्रैल में क्या की लावनी करा? कपास काटोगे, बाजरो, गेहूं काटते, गेहूं और सरसों काटते हैं, उस समय आंधी तूफान के साथ में ओले गिरते हैं। इस बार क्यों नहीं हुए? इस बार ओले नहीं गिरे थे, वरना हर बार ऐसे होता है। सुबह ऐसे ओले पड़ते हैं, फसल चौपट हो जाती है। न्यूज़पेपर में मेन पृष्ठ पे फोटो आती है, इसमें पीछे तो क्या दिखाया जाता है? गेहूं दिखाया, गेहूं का खेत दिखाया जाता है। पूरे गेहूं पड़े हैं, आधे टेढ़े पड़े हैं, गेहूं की पूलियां पड़ी है, और एक किसान बैठा है ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है। और फिर अखबार की मेडिंग हेडिंग आती है, इस बार भगवान ने फिर फसल को किया चौपट, किसानों को मिलना चाहिए मुआवजा। 2-3 नेता रोड पर आऊंगा, मुआवजा दो मुआवजा दो, ऐ की कहानी पड़ता होती। तो राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि की बात करें तो कौन सी वर्षा से होती है? अभी जो वर्षा होगी क्या उसमें ओले पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। इसी में ओले क्यों पड़ते हैं? इस वर्षा से में होने वाली वर्षा है उसमें ओले ज्यादा क्यों हैं? ऐसा क्यों होता है कि ओले ज्यादा है इसमें? और राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि कहां पे? राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि जयपुर में होती है। सर्वाधिक वज्र तूफान भी कहां पर? और सर्वाधिक ओलावृष्टि भी कहां पे? जयपुर में। देखो आप, ओले ज्यादा पड़ने का रीजन क्या है? ये धरातल है आपका, ये क्या है? धरातल है। एक बात बताओ, मार्च अप्रैल का जो महीना होता है धरातल के नजदीक आंधी तूफान का मौसम होता है, क्योंकि तापांतर क्या है? जब तापांतर ज्यादा होगा तभी आंधी तूफान आएंगे। अगर तापमान, देखो मौसम के बदलने का कारण क्या है? तापमान है। अगर तापमान समान रहेगा तो मौसम परिवर्तन नहीं होगा। एकदम मौसम जैसे समताप मंडल, समताप मंडल में
तापमान समान है, इसलिए वहां पर कोई मौसमी घटनाएं घटित नहीं। धरातल पर मौसमी घटनाओं घटित होने का मेन कारण क्या है? तापमान का अंतर। तापमान का अंतर होगा तो वायुदाब का अंतर होगा, और वायुदाब का अंतर होगा तो पवन चलेंगी, पवन चलेंगे तो सारा काम हो जाएगा। देखो आप, ये धरातल मार्च अप्रैल के महीने में धरातल के पास का जो क्षेत्र है वो कैसा है? शांत है या आंधी तूफान वाला है? भाई जैसे जैसे भारत का तापमान बढ़ रहा है, मार्च अप्रैल के महीने तापमान क्या करता है? बढ़ना शुरू कर देता है। अब बढ़ना शुरू, कई स्थान जल्दी गर्म होते हैं, कई स्थान धीरे धीरे होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे तापांतर क्या है? ज्यादा है। तापांतर क्या है? ज्यादा। दिन में तापमान ज्यादा, रात में देखो ओड़ी के कंसी मार्च का महीने की शुरुआत का महीने, रात ने पंखो चला लें तो सर्दी लग गए, रजाई ओढ़ा तो ऐसा मौसम देखा है आपने? हाँ, सामना किया आपने। तो वो कंडीशन चल रही है। अब यहाँ पे नीचे कैसा मौसम है? आंधी तूफान का मौसम है। आंधी तूफान के कारण क्या हो गया? वाष्पीकरण हो गया। क्या हो गया? वाष्पीकरण हो गया। और वाष्पीकरण हुआ तो आगे चलकर मान लो क्या बन गए? बादल। बादल क्या है? जलवाष्प ही बादल है। जलवाष्प क्या है? जल का गैसीय रूपी जलवाष्प। जल का गैसीय रूपी क्या है? और जलवाष्प क्या होते हैं? बादल। अब ये बादल थोड़े से ऊपर चले जाएं तो ऊपर जाने पर कल क्या बताया था? तापमान कम होता है। ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है? अब ऊपर जाएंगे तो जलवाष्प है वो ठंडा होगा। बात समझ रहे हो आप? जैसे ही ऊपर जाएंगे तापमान कम हुआ, अब बादल यहां घूम रहे हैं तो क्या नहीं कर रहे? वर्षा नहीं। अगर थोड़े से ऊपर चले जाएं तो तापमान क्या हो जाए? कम, और वो जलवाष्प किसमें बदल जाए? जल में। और क्या हो जाएगी? इधर देखो आप, जैसे ही यहां पे ये क्रिया हुई, ये क्रिया कौन सी क्रिया है? संघनन, मतलब जलवाष्प से क्या बन रहा है? एक क्रिया यहां पे हुई है, इसका नाम है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या हुआ? जल से जलवाष्प, और जलवाष्प से ये संघनन की क्रिया क्या है? जलवाष्प से जल बनना, और जल से जलवाष्प बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अब मान लो यहां पे बूंद बनी है, जितनी देर देखो जलवाष्प का भार है वो अन्य गैसों की तुलना में कम होता है। ध्यान से सुनो, बात को समझने वाला टॉपिक है, मजा आने वाला टॉपिक है। अगर दिमाग में पकड़ में आ गई बातें तो कभी नहीं भूलोगी, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर बात पकड़ में आ गई तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉपिक को आराम से आप कर सकते हो। जलवाष्प होता है जल का गैसीय रूप, जल का, और जलवाष्प का भार है वो अन्य गैसों की तुलना में होता है कम, इसलिए वो क्या करता है? ऊपर जाता है। जब आप चाय बनाते हो, है ना, उसमें जो भाप निकलती है वही क्या है? जलवाष्प। वो भाप है वो टोपिए से नीचे आती है, ऊपर जा रही है। क्यों? क्योंकि अन्य गैसों से वो क्या है? हल्की है। अब जैसे ही ऊपर जाएंगी, वो जैसे ही ऊपर जाएंगी तो ऊपर जाने पर तापमान क्या हुआ? कम। अब वो जलवाष्प था वो क्या होगा? ठंडा। और ठंडे होने से हवा है वो किसको अलग कर देगी? पानी को। हवा ने किसको किया साथ में? पानी को किया, तब तो जलवाष्प। अब जैसे ही हवा क्या हुई? ठंडी। अब हवा ठंडी होने से उसका आयतन क्या हुआ? कम। देखो गर्म हवा का आयतन ज्यादा, ठंडी हवा का आयतन। अब जैसे ऊपर गई हवा का आयतन कम हुआ, हवा ने कहा कि पानी की जगह नहीं है तू चल साइड में। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हो रही है? संघनन की क्रिया हो रही है। अब जितनी देर जलवाष्प था तब तो क्या नहीं लग रहा था? ग्रेविटी फोर्स नहीं लग रहा था, उस पर कम लग रहा था, कहने का मतलब। अब क्या हुआ? जलवाष्प से क्या बन गया? बूंद बन गई। ये लो बूंद बन गई। अब ये बूंद बनी है तो बूंद बनते ही क्या लगना शुरू हो जाएगा? अब इस बूंद को ये क्या करके लाएगी? नीचे खींच के लाएगी, खींच के लाएंगी जैसे। और जब आएंगी तो रास्ते में लगेगा तनाव। कौन सा तनाव? पृष्ठीय तनाव। और पृष्ठीय तनाव से बूंद हो जाएगी गोल मटोल। बूंद गोल क्यों होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती है। अब मान लो क्या हुआ? अगर नीचे का मौसम शांत है तब तो झमाझम क्या हो जाएगी? हो जाएगी। अगर नीचे आंधी तूफान का मौसम है, अब एक बूंद आई है बेचारी, ये देखो ये बूंद आ रही है, ये आई है नीचे, ले आएंगे इसको नीचे। लो ये बूंद है, ये आ रही है नीचे, आ रही है। अब नीचे कैसा मौसम है? नीचे नहीं आने दिया, क्या कर दिया इसको? वापस चलो गई, ऊपर चलो। अब यहां पर तो ये क्या बन के आई थी? बूंद बन के आई थी, लेकिन ये ऊपर चली गई, हवा ने इसको क्या कर दिया? ऊपर उछाल दिया। अब ऊपर का तापमान क्या है?
कम, तो ये बूंद किस में बदल जाएगी? बर्फ में। बताओ बदलेगी? अब देखो, अब बर्फ बोलेगी फिर वापस नीचे आएगी। अब यहां से होके आएगी ना, यहां से, जैसे मान लो इस संघनन के जलवाष्प के अंदर से आएगी, तो इसके चारों ओर पानी और इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या? ये ऊपर जैसे ही क्या बना? बर्फ बना, यानी ओली, ओली है ये। क्या है? ये आएगी यहां से, तो इसके चारों ओर पानी इकट्ठा हो जाएगा और सोख लेगी पानी। अब जैसे ही नीचे आई है, इसको वापस ऊपर भेज दिया। अब इसके चारों ओर जो पानी था वो भी इसके चारों ओर जम गया। अब देखो, इस क्रिया से धीरे धीरे ओली क्या हो रही है? इस क्रिया से ओली धीरे धीरे क्या हो रही है? ओड़ा। और धीरे धीरे होने के बाद में एक बार बन जाता है सीसराम ओड़ा, और फिर बन जाता है विजेंद्र, और फिर किसी के बड़ में, और फिर नीचे आते हैं ओले। इस प्रकार से ये देखो, ये देखो सारे नीचे आ गए। इस प्रकार से पढ़ते हैं ओले। इसीलिए इस ऋतु में ओलावृष्टि होती है ज्यादा, क्योंकि नीचे का जो मौसम होता है वो कैसा होता है? आंधी तूफान होता है। और बातें देखो, बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक स्केल होती है जो किसको काउंट करती है? अब इस स्केल में अगर ये कहते, मान लो अभी क्या है, 999 मिलीबार वायुदाब है, बैरोमीटर कितना दिखा रहा है? 999 मिलीबार दिखा रहा है, इसका मतलब वायुदाब ठीक ठाक है। अब ये कह दें कि वायुमीटर, इसमें क्या भरा होता है? पारा। इसमें भरा होता है पारा। ये पारा भर दिया, ये पारा अचानक से नीचे आ गया, इसका मतलब वायुदाब क्या हुआ है? कम हुआ है। बैरोमीटर में भरा पारा अचानक से नीचे गिरता है, तो बताओ वायुदाब अचानक से क्या हुआ? अब वायुदाब कम होगा तो आंधी तूफान आएंगी कि नहीं आएंगी? तो प्रश्न ये आता है कि बैरोमीटर में जो भरा पारा है वो अचानक से नीचे आता है तो कैसा मौसम दर्शाता है? उत्तर क्या होगा? बस इतना होशियार हो गए थे। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि बैरोमीटर में जो वायुदाब होता है, पारा होता है, वो अचानक से नीचे गिरता है, तो बाहर कैसा मौसम दर्शाएगा? आंधी तूफान का मौसम दर्शाएगा। कौन सी ऋतु है? अब देखो, और दो चार बातें और देख लो। जैसे जैसे सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान कौन सा है? पहले विश्व का सबसे गर्म स्थान है मृत घाटी। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ये यूएसए में पड़ती है भाई। मृत घाटी कहां पे है? मृत घाटी कहां पे है? फिर अगर पूछें कि दूसरा गर्म स्थान, दूसरा गर्म कौन सा है, तो अल अजीजिया, अल अजीजिया ये पड़ता है लीबिया में। अल अजीजिया कहां पड़ता है भाई? लीबिया में पड़ता है। इसके अलावा पूछें कि एशिया का सबसे गर्म स्थान, जेकोकाबाद, कौन सा? जेकोकाबाद कहां पड़ता है भाई? पाकिस्तान में। फिर पूछे भारत का सबसे गर्म, भारत का सबसे गर्म कौन सा है? चूरू, जो कहां पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है। अगर ये पूछे कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, शुष्क कौन सा है? फलोदी। गर्म कौन सा है? शुष्क कौन सा है? ठीक है, फलोदी कहां पड़ता है? वैसे तो अलग अलग तो क्या करेंगे, इनका भी इलाज करेंगे। देखो भारत, जैसे ये पूछे सबसे गर्म महीना, सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून। ये है सर्वाधिक तापांतर। राजस्थान में बात करें, सर्वाधिक तापांतर कौन से जिले का है? सर्वाधिक दो तापांतर, एक तो दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर कहां का है? दैनिक तापांतर का मतलब क्या हुआ? दिन के और रात के तापमान में ज्यादा अंतर कहां मिलेगा आपको? जैसलमेर। मिट्टी है और दिन में अधिक गर्म और रात में एकदम ठंडी। कंफ्यूज हो नहीं हो ना? ठीक है। दैनिक तापांतर ज्यादा किसका है? जैसलमेर का। और वार्षिक तापांतर की बात करें, वार्षिक तापांतर ज्यादा कहां का है? कहने का मतलब है गर्मियों में सबसे गर्म, सर्दियों में सबसे ठंडा, बीच का तापमान डिफरेंस ज्यादा है। तो ये कौन सा है? चूरू है। ये है चूरू। देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले हमने ये पढ़ा, कौन सी ऋतु शुरू की थी? कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की स्थिति, तापमान में कहीं कहीं तापमान जैसे
गर्म हवाओं को लू का दूसरा नाम तापिया। कौन सी पवन है? ठीक है, तेज धूल भरी हवाएं चलती हैं उनको क्या कहते हैं? आंधी। किस आंधी चलने का कारण क्या बताया था? संवहन। सर्वाधिक आंधी कहां पर? उसके बाद में सबसे कम आंधी कितने दिन? और देखो इसके अलावा हमने देखा था कि बम्बूड़ा क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान में वायु के भंवर बनते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऐसे वायु के भंवरों को भारत में क्या कहते हैं? चक्रवात। चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। चक्र, हाँ, ये ऐसा फेरल का नियम प्रभावित करता है। जब पवन पढ़ाएंगे तब बताएंगे, है ना, थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो जब पवन पढ़ाएंगे तब सारी बात आ जाएगी। ये जो स्थानीय तूफान आते हैं इनसे, जिसको क्या कहते हैं? स्थानीय तूफानों से वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? प्री मानसून की वर्षा कहते हैं। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत में इस मानसून से वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल कर्नाटक में। पिछली बार सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में जो प्री मानसून की वर्षा उसे क्या कहते हैं? लास्ट ईयर आपके फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया था कि दक्षिणी भारत में होने वाली प्री मानसून की वर्षा को क्या कहते हैं? और कर्नाटक में क्या कहते हैं? और राजस्थान में और शेखावाटी में सुंटा कहते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक ओलावृष्टि कहां होती है? जयपुर में होती है। सबसे गर्म स्थान विश्व का दूसरा गर्म, एशिया का सबसे गर्म, भारत का सबसे गर्म। तापमान मापने का यंत्र, तापमान मापने का यंत्र थर्मोमीटर। कौन सा? और वायुदाब मापने का, वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार। पृथ्वी का औसत वायुदाब है, इधर से बताओ, औसत वायुदाब। सर्वाधिक वायुदाब कहां पाया जाता है? सर्वाधिक वायुदाब प्रश्न ऐसे आ जाएगी, सर्वाधिक वायुदाब कहां होता है? पर्वतों पे, सागर तल पे, समुद्र तल पे, या फिर मैदानों में? प्रश्न आएगा तो उत्तर आएगा समुद्र तल। कहां पे? ठीक है। सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? कौन सा है? फलोदी। सबसे गर्म जिला पूछे तो सबसे गर्म जिला बताओ कौन सा होगा? चूरू जिले में पूरा एरिया का, ये चूरू स्थान है, ये सिर्फ स्थान क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं। चूरू जिला है, गर्म जिला जैसलमेर है। पूरा जरा गर्म कौन सा है? जैसलमेर। सबसे गर्म महीना कौन सा है? दैनिक तापांतर ज्यादा और वार्षिक तापांतर ज्यादा। अभी जो आज हमने पढ़ा है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या तो अब भी पूछ सकते हो, कल भी पूछ सकते हो, और जिंदगी में मिलो वहीं पूछ सकते हो। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक पूछ सकते हो, और सिलेक्शन के बाद में किसको बताओगे सारी बातें? हाँ, बच्चों को बताओगे। ऐसे होता है ऋतु, ऐसे बम्बुड़िया आता है। क्योंकि जब हम स्कूल में आया करते थे तो एक खेड़ा होता है स्कूल के पास में, और उसमें दोपहर में हमेशा बम्बुड़िया देखा है आपने, है ना। वो बचपन अलग था जब हम चप्पल पैरों में नहीं पहना करते थे। कहाँ पहनते थे? हाथों में पहनते थे, ऐसे ऐसे, है ना, पहन करके ऐसे चलते थे। गांव के स्कूल में एक ही किराने की दुकान होती थी, सब में एक जैसी चप्पल मिलती थी, बाटा चप्पल, और वो सबके एक जैसी मिल ना जाए इसलिए हम उनपे गरम फूंकनी करके चिपका देते थे, है ना, ऐसे निशान करते थे उस पे कि ये मेरी है, ये मेरी है। ऐसे अगर आपने स्वाद लिए तो बचपन अच्छा, नहीं तो ये हम कल लिख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये मत कह देना कि भाई हमें लिखाया नहीं आज।